बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि जॉली एलएलबी 1 और 2 तो सभी ने देखी होगी। उसी का आगे सीक्वल है जॉली एलएलबी 3। कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 में राजस्थान के परसौल गांव से। और इस समय राजस्थान के इस गांव में पूरा का पूरा गांव किसानों का होता है। यहाँ सारे लोग खेती करते हैं और अपने गांव के घरों में बड़ी खुशी से रहते हैं। इसी गाँव के अंदर हम एक किसान की स्टोरी देखते हैं, जिस किसान का नाम होता है राजाराम सोलंकी। राजाराम सोलंकी इस गांव के अंदर एक फार्मर होते हैं। इनकी एज है 60 साल के करीब। इसके अलावा राजाराम सोलंकी की फैमिली के अंदर उनकी वाइफ है और उसके शहीद बेटे की बीवी होती है। एंड में हमें पता लगता है कि राजाराम सोलंकी का बेटा कुछ टाइम पहले फौज में नौकरी किया करता था, जहां पर फौज की नौकरी करने के दौरान ही वह शहीद हो गया था। और अब क्योंकि राजाराम सोलंकी का इकलौता बेटा मर गया था, तो वो काफ़ी गरीबी भी था। इसलिए राजाराम सोलंकी अपने घर को चलाने के लिए अपने बचे कुछ ज़मीन को एक ज़मींदार के पास गिरवी रख देता है। और वो ज़मींदार से ही डील करता है कि वो जैसे उधार के पैसे चुकाएगा, वैसे ही वो उसे अपनी ज़मीन वापस ले लेगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि राजाराम सोलंकी जिस ज़मींदार को अपनी ज़मीन देता है, वो ज़मींदार एक काफ़ी लालची और बुरा इंसान था। और वो इसलिए क्योंकि राजाराम सोलंकी की एक ज़मीन के गलत पेपर्स बनवाता है और उन झूठे पेपर्स में ये लिखवा देता है कि राजाराम सोलंकी को ज़मीन हथिया सकता है। और फिर इसलिए इसके आगे चलकर हम देखते हैं कि गाँव का वो ज़मींदार गाँव के तहसीलदार को और गाँव के डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, दोनों को अपनी तरफ कर लेता है और उनकी मदद से राजाराम सोलंकी की ज़मीन को हथिया लेता है। इस चीज़ को देखकर राजाराम सोलंकी काफ़ी ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन इस मैटर में ना तो तहसीलदार उसकी मदद करता है, ना ही डीएम। और जब वो किसान अपनी पुरखों की दी हुई ज़मीन को नहीं बचा पाता, तो वो उस पूरे करप्ट सिस्टम के आगे अपने घुटने टेक देता है और एक नदी में कूदकर जान दे देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सीधा कोर्ट का सीन देखते हैं। ये कोर्ट दिल्ली का 30 हज़ारी कोर्ट है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि हमारी मूवी के दोनों मेन कैरेक्टर्स यानी अक्षय कुमार और अरशद वारसी इसी मूवी के अंदर यहाँ पर काम करने वाले हैं, इसी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अब अगले पल इसी कोर्ट के अंदर हम एक केस को देखते हैं, जो केस असल में एक लड़के का होता है जो कि लड़की बनकर घूमता है। और ये लड़का एक फ्रॉड होता है, जो कि लड़की का भेष बनाकर अमीर बुढ़े लोगों को इम्प्रेस करता है और किसी तरह से उनसे शादी करके उनकी प्रॉपर्टी को लेकर भाग जाता है। और फिर इस बार भी इस लड़के ने एक लड़की बनकर एक बूढ़े इंसान के साथ शादी कर ली, लेकिन समय रहते इस बूढ़े को इंसान को उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी इसका राज पता लग जाता है, जिसके बाद ही वो लोग उसके ऊपर कोर्ट केस कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उस लड़के का जो केस होता है वो अक्षय कुमार देखता है, यानी कि जॉली 2। और यहाँ पर जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार बड़े आराम से इस लड़के को बेल भी दिलवा देता है और उसे जेल जाने से बचा लेता है। लेकिन इसके बाद ही हमें पता लगता है कि ये केस एक्चुअल में जॉली 1 का था, यानी कि अरशद वारसी का। लेकिन अब क्योंकि अरशद वारसी कोर्ट पहुंचने में लेट हो गया था, इसलिए अक्षय कुमार ने अपने जॉली नाम का फ़ायदा उठाया और इस क्लाइंट का वकील बन के कोर्ट में आ गया। जिसके बाद इस कोर्ट को बेल दिलाने के बाद उसने इससे पैसे भी ले लिए। और अब इसलिए जैसे ही ये सारी बात जॉली को 1 को पता लगती है, वैसे ही वो जॉली 2 से यानी अक्षय कुमार से झगड़ा करने आता है और उससे झगड़ा करके केस के आधे पैसे भी ले लेता है। अब ये मूवी जो यानी कि जॉली एलएलबी 3 ये बेसिकली कॉमेडी मूवी है और इसलिए मूवी के इन्हीं सारे सीन्स के अंदर काफ़ी सारी कॉमेडी भी है। लेकिन इसके साथ ही पता लगता है कि जॉली 1 यानी कि अरशद वारसी की शादी हो चुकी है और साथ ही उसकी फैमिली में उसकी एक बेटी भी है। इसके साथ ही जॉली 2 की भी अपनी फैमिली सेटल है एंड वो अपनी वाइफ के साथ काफ़ी खुश है। अब सारी चीज़ें काफ़ी शांति से चल रही होती हैं, लेकिन फिर एक दिन हम देखते हैं कि राजस्थान के जिस गांव में राजाराम सोलंकी था, यानी कि राजस्थान के परसौल गांव से, उसी गांव से बहुत सारे किसान पैदल चलते हुए दिल्ली आते हैं और दिल्ली आकर हड़ताल के जरिए अपनी मांग रखते हैं। जब ऐसा करके इन किसानों को कोई फ़ायदा नहीं होता, तब इन सारे किसानों की मुलाकात एक एनजीओ से होती है, जो एनजीओ एक्चुअल में गरीब इंसानों की हेल्प करता है। अब इसी एनजीओ से जॉली 1 की यानी अरशद वारसी की वाइफ भी जुड़ी होती है, क्योंकि जॉली 1 की वाइफ को भी अच्छे काम करने काफ़ी पसंद होता है। और यही जॉली 1 की वाइफ इन्हीं सारे किसानों में से एक लेडी से मिलती है, जो लेडी एक्चुअल में राजाराम सोलंकी की वाइफ है और इनका नाम था जानकी राजाराम। अब जानकी राजाराम को मूवी के अंदर जानकी अम्मा कहा गया है और इसलिए हम भी मूवी में उनके आगे जानकी अम्मा ही कहेंगे। अब जॉली 1 की वाइफ जानकी अम्मा से मिलकर उनकी पूरी स्टोरी जानती हैं कि किस तरह से उनके हस्बैंड राजाराम सोलंकी की ज़मीन को हड़पा गया और किस तरह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जानकी अम्मा पूरी स्टोरी के जानने के बाद जॉली 1 की वाइफ उसे अपने हस्बैंड से मिलवाती है और वो अपने हस्बैंड से यानी कि जॉली से कहती है कि तुम जानकी अम्मा का केस लड़ लो। अब जॉली 1 वैसे तो एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो जानता था कि उसे जानकी अम्मा का केस लड़ने से कोई पैसे नहीं मिलेंगे और इसीलिए वो जानकी अम्मा का केस लड़ने के लिए आनाकानी करता है और उन्हें बहाने से जॉली 2 के पास भेज देता है और वो भी बोलकर कि असली जॉली वो है।
लेकिन फिर जब इसके बाद जानकी अम्मा जैसे ही जॉली 2 के पास जाती है, यानी कि अक्षय कुमार के पास, वैसे ही वो बड़ी होशियारी से जानकी अम्मा को जॉली 1 के घर तक ले जाता है, जिसके बाद जॉली 1 यानी कि अरशद वारसी को ना चाहते हुए भी जानकी अम्मा का केस लड़ना पड़ता है। हालांकि इसके बाद जॉली 1 जानकी अम्मा का केस लेकर कोर्ट में जाता है और उनकी तरफ से कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है। और फिर उसके बाद दोस्तों हमें ये पता लगता है कि असल में ये जो केस ये जानकी अम्मा ने किया है, ये बहुत ही बड़ी कंपनी के ऊपर, जिसका कंपनी का नाम इंपीरियल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। अब इसी केस पर पूरी मूवी की स्टोरी टिकी हुई है, लेकिन अब इस केस की जो डिटेल्स हैं वो हमें आगे पता लगेंगी। जॉली 1 केस में पिटीशन फाइल करता है और जॉली 2 उसके अगेंस्ट आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि इंपीरियल ग्रुप कंपनी ने जॉली 2 को हायर किया है। हालांकि आप भी ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कंपनी है तो वो बहुत बड़े वकील भी हायर कर सकती है, तो आखिरकार ऐसे में जॉली 2 जैसे नॉर्मल वकील को क्यों हायर किया? तो दोस्तों मूवी के अंदर हमें इसका भी आंसर मिलता है। हमें बताया जाता है कि एक्चुअल में इस कंपनी का जो वकील है वो काफ़ी बड़ा लॉयर है, और एक ऐसा लॉयर जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस देखता है। और इस लॉयर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर राम कपूर ने। बट एक्चुअली में मूवी का ये बड़ा लॉयर इस टाइम पर लंदन में होता है, और लंदन में से वो इंडिया से भागे हुए एक बहुत बड़े ही बिजनेसमैन का केस हैंडल कर रहा था, जिस इंडियन बिजनेसमैन का नाम होता है VM। अब इस केस के स्टार्ट होते ही हम ये तो देखते हैं कि इस कंपनी ने काफ़ी सारे सबूतों को घुमा फिरा दिया था, और इसलिए अब जॉली 1 कोर्ट के अंदर जानकी अम्मा की पिटीशन को रखता है और जज से मांग करता है कि उनके केस को फाइल किया जाए। तब जॉली 2 यानी कि अक्षय कुमार बड़े आराम से इस केस को खारिज करवा देता है, और जब जज सुंदर लाल त्रिपाठी से ये ऑर्डर करवा देता है कि वो लोग इस कोर्ट के अंदर जानकी अम्मा के केस को रजिस्टर नहीं करेंगे। अब इस ऑर्डर को सुनने के बाद जॉली 2 काफ़ी खुश होता है, और वो सीधा जाकर कंपनी के एक सीनियर मेंबर से मिलता है जिसका नाम होता है श्रीवास्तव। और श्रीवास्तव से मिलकर जॉली 2 उसे अपने पैसे मांगता है, और वो कहता है कि उसने कोर्ट के अंदर उन्हें जितवा दिया है और उनके कहने पर उस पिटीशन को खारिज करवा दिया है, इसलिए वो चाहता है कि वो लोग उसे 25,000 की फीस दे दे। अब एक्चुअल में इस टाइम पर जॉली 2 श्रीवास्तव से मिलने के लिए इंपीरियल कंपनी के मालिक के घर आया होता है, इसलिए तो वो देखता है कि यहाँ पर एक टाइम पर पार्टी चल रही थी, और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया होता है इंपीरियल कंपनी के मालिक हरि भाई खेतान ने। अब जॉली 2 जैसे ही अपने सामने हरि भाई खेतान को देखता है, वैसे ही वो श्रीवास्तव से बोलता है कि वो उसे हरि भाई खेतान से मिलवा दे। लेकिन जॉली 2 की बात सुनकर श्रीवास्तव उससे कहता है कि हरि भाई खेतान एक बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए जब मैं उनसे मिला था तो मुझे 1 साल का समय लग गया था। उनसे मिलने की काफ़ी कोशिश की मैंने, तब भी 1 साल के बाद उनसे मैं मिल पाया। लेकिन इसके बाद श्री हरि भाई खेतान को मेरा नाम याद करने में भी 2 साल लग गए, इसलिए तुम तो भूल ही जाओ कि तुम डायरेक्टली हरि भाई खेतान से मिल पाओगे। लेकिन वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हरि भाई खेतान खुद ही इन दोनों के पास आ जाते हैं, और वो सीधा जॉली 2 से बात करते हैं। और उसी बातचीत के दौरान ही जॉली 2 वो हरि भाई खेतान से अपनी फ़ीस मांग लेता है, लेकिन वो हरि भाई खेतान को फ़ीस 25,000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 बताता है। लेकिन उसके ही बोलते ही हरि भाई खेतान उसे 50,000 दे देते हैं। वो जॉली 2 को अपनी कंपनी का के मेन वकीलों में हायर कर लेते हैं। एक्चुअली हरि भाई खेतान को ये पता होता है कि जॉली 2 की जो फ़ीस थी वो 25,000 थी, लेकिन जैसे ही जॉली 2 को मौका मिला तो उसने 25 के बजाय 50,000 मांग लिए, और इसलिए हरि भाई खेतान को जॉली 2 की क्वालिटी अच्छी लगी, और इसलिए वे जॉली 2 को अपनी कंपनी के अंदर एक बड़ा लॉयर हायर कर लेते हैं। एंड वो जॉली 2 से कहते हैं कि उसे पर डे 50,000 रुपये देगा। अब क्योंकि जॉली 2 को भी ऑफ़र अच्छा लगा तो इसलिए वो बात मान लेता है। अब इसके बाद वो जॉली 2 बड़ी खुशी से अपने घर आता है, लेकिन जब जॉली 2 अपने घर आता है तब वो देखता है कि उसके घर के बाहर जानकी अम्मा बैठी हैं, जो कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और काफ़ी ज़्यादा उदास होती हैं। जानकी अम्मा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा भी लग गया था कि जॉली 2 ने कोर्ट में उसके केस को फाइल भी नहीं होने दिया, और उसने बड़े आराम से उसकी लगाई हुई पिटीशन को खारिज करवा दिया। अब यहाँ पर जानकी अम्मा जॉली 2 को अपनी स्टोरी बताती हैं, एंड वो जॉली 2 से कहती हैं कि वो एक बार उसकी कहानी सुन ले, जिसके बाद जॉली 2 को जो करना है वो कर सकता है। अब जानकी अम्मा जॉली 2 को अपनी पूरी स्टोरी बताना शुरू करती हैं, कि जिस स्टोरी में वो बताती हैं कि आज से कई समय पहले हमारे छोटे से परसौल गाँव के अंदर हरि भाई खेतान ने अपने इंपीरियल कंपनी के साथ कदम रखा था, और वो बेसिकली हमारे गांव की ज़मीन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे, जिस प्रोजेक्ट के अंदर वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते, काफ़ी मॉल्स बनाते, यहाँ तक कि रेसिंग कार्स के लिए ट्रैक्स भी बनाते। और इस पूरे प्रोजेक्ट को उसने नाम दिया था बीकानेर टू बॉस्टन, क्योंकि हमारा जो गांव परसोल है वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और उसी गांव को डेवलप करके वो बॉस्टन जैसा बनाना चाहता था।
बट अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हरी भाई खेतान को हम किसानों की ज़मीनें चाहिए थी, लेकिन जब उसने हमारी ज़मीनें हथियाने की कोशिश की तब हमने उसे साफ मना कर दिया। लेकिन फिर जब उसने कई सारे ज़मींदारों का इस्तेमाल किया और उन ज़मींदारों के ज़रिए हमें और हमारे गांव के लोगों को छोटे मोटे लोन दिए और फिर उसके बाद ही उन लोगों ने हमारी ज़मीनों को फेक कागज़ बनाए और उन फेक कागज़ के दम पर हमारी ज़मीनें हड़प लीं। और इस पूरे काम के अंदर हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी के हमारे गाँव के तहसीलदार, डीएम और यहाँ तक कि विधायक यानी कि एमएलए को भी अपने साथ में मिला लिया। लेकिन जब इसके बाद मेरे पति राजाराम सोलंकी ने सबका विरोध किया तब उन सब ने मिलकर मेरे पति की आवाज़ को दबा दिया और मेरे पति के साथ साथ मेरे गांव के सारे किसानों का हक मार लिया। और जब हमारे पुरखों की ज़मीन हमसे छीन ली गई तब मेरे पति ने गम में आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मेरे पति के आत्महत्या करने की वजह से सारे मीडिया हमारे पास आए और ये पूरा मामला न्यूज़ में आने लगा। ये सारी चीज़ें देखकर हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी को ऐसा लगा कि शायद उनका सच बाहर आ सकता है और इसलिए वो उसके जाने के बाद हरी भाई खेतान मेरे पास आया और उसने मुझे 10 लाख का चेक देने की कोशिश की ताकि उस 10 लाख को लेकर हम लोग शांत हो जाएं और हरी भाई खेतान पूरे मीडिया के सामने एक हीरो बन जाए। लेकिन मैं हरी भाई खेतान की सारी सच्चाई जानती थी और इसलिए मैंने उसका चेक फाड़ दिया और उसके फाड़े हुए चेक को उसी के सामने फेंक दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें हरी भाई खेतान से बर्दाश्त नहीं हुई और इसलिए उसने गांव में एक मीडिया के सामने ये बात फैला दी कि मेरे पति का मेरे बहू के साथ अफेयर चल रहा था। इसलिए इस अफेयर के बाद जैसे ही गांव वालों को पता लगी वैसे ही शर्म के मारे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली और इस तरह से हरी भाई खेतान ने पूरा मामला घुमा दिया। लेकिन जब मेरे पति और मेरी बहू के बारे में ये गलत बातें मीडिया में आ गई और हर तरफ सब लोग यही बातें करने लगे तो इस गम में आकर मेरी बहू ने भी सुसाइड कर लिया और अब इसलिए परिवार कहने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं बचा है। तो अब इसलिए मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि वो है हरी भाई खेतान से सारे किसानों की ज़मीन वापस दिलवाना और अपने पति और अपनी बहू को इंसाफ दिलवाना। लेकिन बेटा, आज के दिन जब मैं पिटीशन फाइल करने गई तब तुमने कोर्ट में कंपनी का साथ दिया और मेरी पिटीशन को रिजेक्ट करवा दिया। जानकी अम्मा से इस पूरी कहानी सुनने के बाद जॉली टू बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो हरी भाई खेतान की सारी सच्चाई जान जाता है। लेकिन जब जानकी अम्मा होती है वो जॉली टू को अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद रेलवे स्टेशन जाती है ताकि वो वापस अपने गांव जा सके। इतने में हम देखते हैं कि जॉली टू होता है वह पूरी तरह से अपना मन बना लेता है कि अब जानकी अम्मा का केस लड़ेगा और हरी भाई खेतान से उन्हें इंसाफ दिलवाएगा। इन्हीं सब स्टोरी के बीच हम जॉली वन को भी देखते हैं जो कि खुद भी जानकी अम्मा का केस लड़ने के लिए आनाकानी कर रहा होता है। लेकिन जॉली वन की वाइफ भी अपने पति को जानकी अम्मा की पूरी स्टोरी बताती है, जिसके बाद जॉली वन भी इस बात को लेकर एग्री हो जाता है कि वो जानकी अम्मा का केस लड़ेगा। अब इसके बाद ही जॉली वन और जॉली टू दोनों ही जानकी अम्मा से मिलने के लिए सीधा रेलवे स्टेशन आते हैं और वहाँ पर आकर वो दोनों ही जानकी अम्मा से मिलते हैं एंड वो दोनों ही उनका केस लड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन अब क्योंकि सेम टाइम पर वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए थे इसलिए वो आपस में बहस करने लगते हैं कि जानकी अम्मा का केस कौन लड़ेगा। लेकिन उनकी बहस के बीच ही जानकी अम्मा दोनों से कहती है कि असल में हरी भाई खेतान और उसकी पूरी कंपनी बहुत पावरफुल है और इसलिए इस केस को लड़ने में उन्हें दोनों जॉली की ज़रूरत है, यानी कि जॉली वन और जॉली टू दोनों को ही इस केस को मिलकर लड़ना होगा। अब जानकी अम्मा की बात सुनकर वो दोनों जॉली तैयार हो जाते हैं और वो दोनों आपस में फैसला करते हैं कि अब ये दोनों जानकी अम्मा के केस को मिलकर लड़ेंगे। हालांकि इसी टाइम पर जॉली वन और जॉली टू दोनों ही नोटिस करते हैं कि जानकी अम्मा के गांव परसौल के अंदर इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक्चुअली में धीरे धीरे करके सारे गाँव वाले जानकी अम्मा के सपोर्ट में आने लगे हैं और जो लोग गरीब इंसान पहले खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहे थे वो लोग भी जानकी अम्मा की हिम्मत को देखकर कंपनी के खिलाफ जाने लगते हैं और अपने गांव में कंपनी के कंस्ट्रक्शन को रोक देते हैं। अब उन्हीं फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए जॉली वन जॉली टू दोनों मिलकर जानकी अम्मा के साथ गांव जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर हरी भाई खेतान जो होता है वो ऑर्डर्स देता है कि किसी भी तरह से गांव की ज़मीन को खाली करवाया जाए, जल्दी से सभी किसानों के घर को तोड़ा जाए और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जाए। अब हरी भाई खेतान के ऑर्डर्स पर एमएलए, तहसीलदार और डीएम तीनों मिलकर परसौल गांव के अंदर बहुत सारी फोर्सेस लेकर आते हैं और उनके ज़रिए गांव वालों को हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर जॉली वन और जॉली टू दोनों सारे गांव वालों से कहते हैं कि वो लोग इन सभी फोर्सेस से लड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि वो सिंपली अपने फ़ोन निकालें और उनमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें ताकि यहाँ पर डीएम, एमएलए और तहसीलदार जो कुछ भी करें वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएँ। अब रिकॉर्डिंग के डर से डीएम कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि किसानों के शांति प्रिय धरने पर अटैक करना कानूनी रूप से लीगल नहीं है। लेकिन अब यहीं पर ये जो गांव का एमएलए होता है वो फ़ायदा उठाता है और वो एक शार्प शूटर को पकड़ता है और उसके ज़रिए वो डीएम पर गोली चलवा देता है। डीएम को जैसे गोली लगती है वैसे ही वो नीचे गिर जाता है और इसी चीज़ को देखकर एमएलए सारी फोर्सेस को गांव वालों पर छोड़ देता है, जिसके बाद पूरे गांव को खाली करवा दिया जाता है। हालांकि इन्हीं सारी झड़प के बीच जॉली वन को काफ़ी ज़्यादा
चोटें आती हैं और वो घायल हो जाता है। इसलिए जॉली वन को भी उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है जिसके अंदर डीएम का इलाज होता है। और लीगली हम देखते हैं कि गोली लगने के बाद भी डीएम की जान बच जाती है और जॉली वन का भी इलाज अच्छे से हो जाता है। और फिर इसलिए इसके बाद ही जॉली वन और जॉली टू दोनों जानकी अम्मा के केस को लड़ने के लिए सीधा कोर्ट में आते हैं। इधर कोर्ट में हम देखते हैं कि हरी भाई खेतान का वो बड़ा वाला लॉयर भी लंदन से वापस आ गया होता है, यानी कि राम कपूर, और इसलिए वो हरी भाई खेतान के केस को हैंडल करता है। और वो कोर्ट के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देता है और वो सिंपली कोर्ट के अंदर ये बोलता है कि अगर हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा और इसलिए हमें हरी भाई खेतान जैसे लोगों का शुक्रिया करना चाहिए जो कि परसोल जैसे बंजर गांव के ऊपर अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। इसलिए इन सब के बाद ही जॉली वन और जॉली टू इन सारी दलीलों को खारिज करते हैं और बारी बारी करके हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी इंपीरियल ग्रुप की सारी सच्चाई बाहर लेकर आते हैं, जिसके बाद ये दोनों जॉली मिलकर कोर्ट के अंदर ये बातें साबित कर देते हैं कि हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी के सभी काफ़ी सिस्टेटिक तरीके से पूरे गांव के सारे लोगों की ज़मीन एक्वायर कर ली है। वो लोग कोर्ट में साबित करते हुए इन बातों को बताते हैं कि हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी सबसे पहले गांव के अंदर सर्वे करती है और अपने सोर्सेज के ज़रिए वो ये जान लेते हैं कि गांव के अंदर कितने लोग हैं, परिवार के अंदर कितने लोग रहते हैं, कौन से परिवार के पास कितना पैसा है, वो लोग क्या काम करते हैं, उन्हें फाइनेंशियली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और इन सारे सर्वे से उन्हें ये पता लग जाता है कि गांव की किसी फैमिली को अपनी बेटी की शादी के लिए कितना पैसा चाहिए, किसी को अपने बेटे की जॉब लगवाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो काफ़ी सारे लोगों को तो खाने पीने के लिए भी पैसा चाहिए। और फिर इसलिए इन सारी बातों को जानने के बाद ही हरी भाई खेतान अपने भेजे हुए ज़मींदारों का इस्तेमाल करके उन सभी लोग गाँव वालों को पहले तो बहला फुसरा कर छोटे मोटे लोन्स देते हैं और उन सभी गांव वालों की ज़मीनों के पेपर्स ले लेते हैं, जिसके बाद वो उनके ज़रिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाते हैं और फिर उन ज़मींदारों के थ्रू उन सारे गांव वालों की ज़मीनों को कैप्चर कर लेते हैं। और अब ऐसा सब करने के लिए हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी ने पूरे इस गांव के तहसीलदार, डीएम और यहाँ तक कि एमएलए को भी अपने साथ मिला रखा है और ये सब करने के लिए उन लोगों को काफ़ी सारे पैसे दिए गए हैं। इन सारी चीज़ों के बाद जॉली वन और जॉली टू दोनों मिलकर परसौल गांव के डीएम को, जिसे गोली भी लगी थी, उसे जख्मी हालत में भी कोर्ट के अंदर पेश करते हैं ताकि कोर्ट के अंदर डीएम गवाही दे सके। अब डीएम कोर्ट के अंदर बताता है कि यहाँ पर उनका आना खुद का फैसला था और अब इस हालत में वो चाहता है था कि यहाँ आकर गवाही दे। अब इसके बाद डीएम सारी सच्चाई बताता है और वो कहता है कि हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी ने हम सभी को ब्राइब दिया था, यानी कि रिश्वत दी, और हमने उनके साथ मिलकर सारे गाँव वालों की ज़मीनों को हड़पाया और सारी ज़मीन हरी भाई खेतान कंपनी को दे दी। लेकिन अब मैं कोर्ट में कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ और इसलिए क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये सब लोग लालची हैं। इन्हें अब मेरी भी जब भी मेरी ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे रिश्वत दी, लेकिन जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो मुझे ही गोली मरवा दी। अब इसके बाद जॉली वन और जॉली टू इस बात को भी साबित कर देते हैं कि डीएम को गोली मारने के पीछे भी हरी भाई खेतान का ही हाथ था। और ऐसा इसलिए क्योंकि डीएम को जो गोली लगी होती है वो गोली उस रजिस्टर्ड गन से चली होती है जो गन एमएलए के पास होती है और एमएलए ने ये सब हरी भाई खेतान एंड उसकी कंपनी के कहने पर किया था। हालांकि दोस्तों, इन सब बात के बाद ही अरशद वासियानी जॉली वन कोर्ट को बताता है कि जिस तरह से परसौल गांव के अंदर हरी भाई खेतान और उसकी कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है, बिल्कुल वैसे दिल्ली शहर के अंदर भी सरकार काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट को कर रही है, लेकिन जहाँ पर सरकार को वो चीज़ें बनानी हैं उन जगहों पर काफ़ी सारे लोगों के घर आ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एरिया काफ़ी अमीर लोगों का एरिया है और इसलिए वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। और फिर ये सही सब बताते हुए जॉली वन एक घर की फ़ोटो दिखाते हैं जो असल में घर हरी भाई खेतान का होता है और वो कोर्ट के अंदर हरी भाई खेतान से कहता है कि सरकारी प्रोजेक्ट को बनाने में हरी भाई खेतान के घर को एक्वायर करना होगा क्योंकि वहाँ की ज़मीन पर ही सरकार का प्रोजेक्ट बनाना चाहती है। और इसलिए वो कोर्ट के सामने हरी भाई खेतान से पूछता है क्या वो देश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को अपना घर और अपनी ज़मीन दे देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हरी भाई खेतान इस बात के लिए मना कर देता है और वो अपने घर की तस्वीर को फाड़ देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जॉली वन एक दूसरे घर की फ़ोटो दिखाता है जो घर एक्चुअल में उस आदमी का होता है, यानी कि राम कपूर का, जो हरी भाई का बड़ा लॉयर है। अगर वो अपना घर दे दें तो भी सरकार का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और हमारा देश तरक्की कर सकता है। लेकिन फिर वो लॉयर भी अपना घर देने से मना कर देता है। लेकिन इन सब के बाद जॉली वन कोर्ट के अंदर जज सुंदरलाल त्रिपाठी का घर दिखाता है और वो जज साहब से कहता है कि वो अपना घर दे दें ताकि सरकार प्रोजेक्ट पूरा कर सके। लेकिन जज भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी और कोई दूसरा मुझसे पूछे बिना मेरा घर को कैसे खरीद सकता है। अब जज की बात को सुनते ही जॉली वन कोर्ट में कहता है कि जज साहब, यही तो हमारा पूरा केस है। एक्चुअल में हम सभी को ये हक है कि हम अपनी चीज़ को किसे देना चाहते हैं और किसे नहीं देना चाहते। मतलब हम अगर अमीर हैं,
तो हमारी मर्जी है, लेकिन अगर कोई गरीब है तो उनकी मर्जी का कोई मोल नहीं है। हमारा घर हमसे छीनने का अधिकार सरकार को भी नहीं है। और इसीलिए आप जैसे अमीर लोग जिनके पास 10-10 घर हैं, वो भी अपना घर एक घर नहीं दे सकते, तो फिर ये सारे गरीब किसान जिनके पास एक ही घर है, वो अपना घर क्यों दे देंगे? अब इन सारी दलीलों के साथ ही जॉली 1 और जॉली 2 कोर्ट के अंदर इस बात को साबित कर देते हैं कि ना सिर्फ हरीभाई खेतान एंड उसकी कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया था और एक स्कैम के जरिए सारे किसानों की ज़मीन को हड़पा था, बल्कि इसके साथ ही वो लोग ये भी साबित कर देते हैं कि इस पूरे काम को करने में तहसीलदार से लेकर डीएम तक और डीएम से लेकर एमएलए तक सब ने हरीभाई खेतान का साथ दिया था। और फिर इसके साथ ही जज ये फैसला देता है कि सारे किसानों को उनकी ज़मीनें वापस की जाए और हरीभाई खेतान और उसकी कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और फिर हम इस पूरे फैसले के साथ ही इस पूरी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये फिल्म का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।